जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इसके हम क्लास में पढ़ने वाले हैं उच्चावाच का प्रदर्शन। और कोशिश करूंगा कि आज में मतलब आज हो गई 21 तारीख को मैं कार्टोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद जो 21 से 30 तारीख तक का टाइम पीरियड रहेगा उसका मैं टाइम शेड्यूल आज 21 तारीख को ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जारी कर दूंगा कि अब हमें अगले 10 दिन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल अब तैयार हो जाओ। और देखो, ऐसे मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में। मैंने मॉक टेस्ट लिया ज्योग्राफी का, 20 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के थोड़ा सा। सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैंने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 6 साल के मैंने पेपर आपको लगभग 1 महीने पहले बता दिया था कि 6 साल के पुराने पेपरों का पेपर होगा। ठीक है, और फिर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैंने कोई भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ऐड किया, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन ही थे। मैंने केवल उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदली है, जो भी मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बिल्कुल बदल दी हो, उसको क्वेश्चन को केवल मॉडिफाई किया था। उसके बावजूद आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हो कि आपकी किस लेवल पर तैयारी है। ठीक है, आपको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है प्यारे साथियों, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। अब मैं नया टेस्ट का शेड्यूल आज शाम को जारी कर दूंगा। आज मैं बता दूंगा 22 तारीख को लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा। कब? 22 तारीख को। ठीक है, 22 तारीख को लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है। सभी के सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और सही ढंग से तैयारी करें। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे उच्चावच का प्रदर्शन कि उच्चावच। सबसे पहले मैं समझाऊं आपको उच्चावच होता क्या है। देखो, उच्चावच का मतलब क्या होता है। उच्चावच का मतलब होता है जो धरातल होता है, जो सरफेस होता है, और उसमें जो अंतर होता है, उसमें कहीं गर्त पाए जाते हैं, कभी कहीं पर ऊपर उठे हुए पठार या पर्वतीय भाग पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी आप पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम लो, आप पूरी दुनिया में घूम लो, आप अपने गांव में घूम लो, आप अपने दूसरे किसी गांव में जाके घूम लो, आपको सभी जगह एक समान धरातल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो धरातल के अंदर जो ये असमानताएं पाई जाती हैं, कहीं पर गर्त पाए जा रहे हैं, कहीं पर ऊपर उठा हुआ या उभरा हुआ भाग पाया जा रहा है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसको हम पर्वत कह सकते हैं, पठार कह सकते हैं, या फिर जो नीचे धंसा हुआ भाग है जिसको हम गर्त कह सकते हैं, खाई कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं? तो इन दोनों को हम मिलाकर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उच्चावच कहेंगे। क्या उच्चावच कहेंगे कि कहीं पर गर्त हैं, कहीं पर ऊपर उठे हुए पठार हैं या पर्वत हैं, तो इनको उच्चावच कहेंगे। तो आप कहीं पर भी घूमोगे तो आपको धरातल में समरूपता का जो गुण है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। समरूपता का मतलब होता है बिल्कुल एक समान धरातल, जहाँ पर धरातल बिल्कुल समतल है। और उच्चावच है जो हमें रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, कहीं पर धरातल में खड्डा है, कहीं पर ऊपर उठा हुआ भाग है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे जैसे ये एक पठार हो गया, ये एक गर्त हो गया, तो इन सभी को एक साथ मिलाकर हम उच्चावच कहते हैं। अब उच्चावच को कौन सी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि धरातल पर जो उच्चावच है उसको कौन सी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो उच्चावच है उसको हम कौन कौन से मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के अंतर्गत धरातल की त्रिविमीय आकृति को मानचित्र अथवा किसी अन्य समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। जो उच्चावच है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? मानचित्र में त्रिविमीय आकृति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? त्रिविमीय आकृति। अब कुछ महानुभावों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये त्रिविमीय आकृति शब्द क्या बोल रहे हैं सर। देखो, किसी भी आकृति की, किसी भी मानचित्र की या किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम 3 विमाएँ होती हैं। 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा। ठीक है, अब ये विमाएँ कौन कौन सी होती हैं, एक विमा में कौन कौन काउंट होता है?
द्विविमा में कौन कौन शामिल होता है और त्रिविमा में कौन कौन शामिल होता है, इनको बनाने की कौन कौन से मेथड हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब आपको बिना चीटिंग किए हुए यहाँ पर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि एक विमीय मानचित्र के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, द्विविमीय मानचित्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और त्रिविमीय मानचित्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये आपको बिल्कुल फुल डिटेल से आपको बताना है, सारे के सारे एग्जाम्पल बताना है। हो सकता है आपको कमेंट सेशन में कमेंट करने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाए, ठीक है, या आप चैटिंग करके या फिर आप अपनी कॉपी में लिखकर और मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, लेकिन आपको बिना चीटिंग किए हुए आपको आंसर देना है कि एक विमीय मानचित्र, द्विविमीय मानचित्र और त्रिविमीय मानचित्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, उच्चावच को दिखाने के लिए बहुत सारे मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है हेस्यूर प्रणाली। अब देखो मैं हेस्यूर प्रणाली के बारे में बताता हूँ कि हेस्यूर प्रणाली क्या होती है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हेस्यूर को बनाने का जो मूल नियम है, हेस्यूर बनाने की जो मूल नियम है उनका प्रतिपादन किसने किया था। तो हेस्यूर बनाने के मूल नियमों का प्रतिपादन किया था लेहमान मोदे ने। किसने? लेहमान मोदे ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं कि हेस्यूर प्रणाली या हेस्यूर विधि को बनाने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? लेहमान मोदे ने किया था। इस विधि के अंतर्गत जो हेस्यूर विधि है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? बारीक बारीक, क्या? बिल्कुल बारीक बारीक एवं बिल्कुल पास पास में रेखाएं खींची जाती हैं, और वो रेखाएं होती हैं ना, उनकी भी एक स्पेशल विशेषता होती है कि वो रेखाएं खंडित होती हैं। खंडित का मतलब ऐसे होती है, डैश डैश में, बिल्कुल एक इस टाइप से रेखा नहीं होती, बल्कि वो इस तरीके से खंडित रेखा होती है। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्रों में उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। आगे मैं यहाँ पर ही डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा कि हेस्यूर प्रणाली में हम किस किस प्रकार के डायग्राम्स को यूज करते हैं या कौन कौन से डायग्रामों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हेस्यूर प्रणाली के अंदर पहली बात बिल्कुल बारीक बारीक रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरा, वो रेखाएं खंडित रेखाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं हेस्यूर प्रणाली के अंतर्गत बिल्कुल बारीक बारीक खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, वो रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती हैं, और पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? लेहमान विधि में किया जाता है। लेहमान को बनाने का या लेहमान के मूल नियमों को प्रतिपादित करने का काम किसने किया था? सॉरी, हेस्यूर प्रणाली को बनाने का, हेस्यूर विधि को बनाने का या हेस्यूर विधि से संबंधित जो मूल नियम है उनको प्रतिपादित करने का सबसे पहले काम किसने किया था? लेहमान ने किया था। ठीक है, तो हेस्यूर बनाने के मूल नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? लेहमान मोदे ने। अब देखो यहाँ पर हेस्यूर विधि बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त होती है। पहली बात, सबसे स्पेशल बात है कि जो हेस्यूर विधि है ना, उसमें बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों में प्रयोग किया जाता है। हेस्यूर प्रणाली का प्रयोग हम बहुत बड़ी मापनी पर बने हुए मानचित्रों में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, बड़ी मापनी के मानचित्र और छोटी मापनी के मानचित्र, इनके आपको एग्जाम्पल बताना है। पहली बात कि बड़ी मापनी के मानचित्र कौन से हैं, छोटी मापनी के मानचित्र कौन से हैं। दूसरी बात, यदि उन मानचित्रों के संबंध में बड़ी मापनी मानचित्र में कौन से हैं, छोटी मापनी मानचित्र में कौन से हैं, प्रत्येक मानचित्र के आपको जो विशेषताएं मैंने बताई थी उनको आपको रिपीट करना है। कि बड़ी मापनी मानचित्र में जैसे कैडेस्ट्रल आ गया, टोपोग्राफिकल आ गया, इंटरनेशनल मैप आ गया, वर्ल्ड मैप आ गया और एटलस मैप हो गया, इन सभी की आपको मापनी याद करनी है। इन सभी मैपों की जो स्पेशल विशेषता है
यहाँ पर आपको बताना है कि जो छोटी मापनी के मानचित्र हैं और जो बड़ी मापनी के मानचित्र हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनकी क्या क्या मापनी है, और इसके अलावा उनको आरोही क्रम, मापनी के आधार पर आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। इसके अलावा आपको याद करना है कि जो छोटी और बड़ी मापनी के मानचित्र हैं उसमें हम उनको कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। उन मानचित्रों का जो इंटरनेशनल मैप है उसकी मापनी कितनी है, उसके खोजकर्ता कौन है। तो ऐसे जो तमाम क्वेश्चन है ना उनका आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, ढूंढना नहीं है, याद करना है। अब पेपर पास में आ गया, बार बार रिवीजन करो अच्छे से, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। यहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई है ज्योग्राफी की सारी, बहाने बनाना बंद करो। हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 2015 तक के यदि पेपर आपको कंप्लीटली तरीके से याद हो गए हैं तो अब तैयारी कर लो। 27 तारीख को या 28 तारीख को मैं आज शेड्यूल जारी कर दूंगा, उस दिन 2010 तक के पेपरों का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, हैसुर विधि बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त होती है। जो हैसुर विधि है ना उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो मानचित्र बड़ी मापनी पर बने हुए होते हैं। और आपको पता है क्या कि बड़ी मापनी के मानचित्र और छोटी मापनी के मानचित्र कौन कौन से हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, इस प्रणाली में दो रेखाओं के बीच का रिक्त स्थान ढाल के कोण के अनुपात में होता है। जो हैसुर प्रणाली होती है, जो हैसुर विधि होती है ना, इसमें दो रेखाओं के बीच का जो खाली स्थान है ना वो ढाल के कोण के अनुपात में होता है। किस में होता है? ढाल के कोण के अनुपात में होता है। इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि द्वारा निश्चित किया जा सकता है। जो ये रेखाएं हैं हैसुर प्रणाली में, हम जिन रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिन लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी मोटाई को हम गणितीय विधियों के द्वारा बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। आप सोचोगे कि हैसुर विधि में ये बातें क्यों बता रहे हैं कि इनकी जो रेखाओं की जो मोटाई है उसको हम गणितीय विधियों के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, ये बात क्यों बोल रहे हैं भाई? वो पूछ लेता है, हो सकता है मैं क्वेश्चन बना के दे दूं नेक्स्ट टेस्ट में कि हैसुर विधि की जो रेखाएं होती हैं उनकी ऐसे दे दूं क्वेश्चन कि हैसुर विधि की विशेषताएं बताओ, और उसमें मैं एक पॉइंट डाल दूं कि हैसुर विधि की जो रेखाएं होती हैं उनकी मोटाई का निर्धारण ज्यामितीय विधि के द्वारा किया जाता है। अब आपको पता ही नहीं कि रेखाओं की मोटाई का निर्धारण करने के लिए हम ज्यामितीय विधियों का प्रयोग कर रहे हैं या गणितीय विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन गलत करोगे ना, फिर रहेगा दिमाग में अरे यार हैसुर विधि के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन ये कहाँ से टपक गई बात ये नहीं पता है। इसलिए ध्यान रखना, इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित किया जाता है। 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भाग को मानचित्र में बिल्कुल ब्लैक कलर के द्वारा दिखाया जाता है। बहुत स्पेशल बात है ये। हैसुर विधि के अंदर यदि कहीं पर 45 रेखाओं के बीच में या मानचित्र पर, हैसुर विधि में यदि कहीं पर 45 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है और उसको यदि हमें मानचित्र पर दिखाना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल ब्लैक कलर का यूज करना होगा। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों को मानचित्र पर रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैक कलर का प्रयोग किया जाता है। धरातल पर जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा हैसुर प्रणाली में बने मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक भारी या काला प्रतीत होगा। ध्यान रखना, सबसे स्पेशल बात है यहाँ पर कलर के संबंध में दो बात निकल कर आई हैं। पहली बात कि हैसुर विधि के अंदर यदि कहीं पर 45 डिग्री से अधिक का ढाल बन रहा है तो उसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ब्लैक कलर से दिखाएंगे। दूसरी बात, ढाल को दिखाने के लिए भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 45 डिग्री का एंगल बने, हो सकता है 90 डिग्री का बन जाए, हो सकता है 66 डिग्री का बन जाए, हो सकता है 50 डिग्री का बन जाए, हो सकता है 40 डिग्री का रह जाए, हो सकता है 20 डिग्री का। तो ध्यान रखना,
45 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है तो उसको आपको ब्लैक कलर के द्वारा दिखाना है। उससे कम डिग्री का कोण है तो उसको लाइट ब्लैक कलर, जिसको हम भूरा कलर भी कह सकते हैं, उसके द्वारा दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जितना अधिक ढलान होगा, जितना अधिक ढाल होगा उस छाया को, उसको हम उतने ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर से दिखाएंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सपोज दैट जितना अधिक ढाल होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि जितना अधिक ढाल होगा उसको हम उतने ही अधिक डार्क ब्लैक कलर के द्वारा दिखाएंगे। पर्वतीय छायाकरण हिल शेडिंग, इसको हम प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं। जो हिल शेडिंग है, जो पर्वतीय छायाकरण है, उसको हम प्लास्टिक शेडिंग या प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं। इस विधि से प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। जो प्लास्टिक छायाकरण है, जो हिल शेडिंग है, आप कभी क्या करना, अपने दोस्त को बोलना, आप नीचे खड़े हो जाना, आपके दोस्त को बोलना कि भाई तू मेरी ऊपर से फोटो ले। कहाँ से? ऊपर से। ठीक है, या आप नीचे कोई बुक रखना या नीचे किसी को बिठाना और आप उसकी बिल्कुल ऊपर से फोटो लेना, और वहाँ पर जो फोटो दिखेगी ना उसकी, बिल्कुल वो क्या है, प्लास्टिक फोटो है, या वो क्या है, प्लास्टिक छायाकरण है, या वो क्या है, प्लास्टिक शेडिंग है, या फिर वो हील शेडिंग है। ठीक है, तो इस विधि से प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान दिखाई देते हैं। यह विधि छोटी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। उसके बाद आता है ट्रैकोग्राफीय विधि। कौन सी? ट्रैकोग्राफीय विधि। मानचित्र में औसत ढाल व आपेक्षिक उच्चावच दोनों का ही चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। यदि आप मानचित्र में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी? ट्रैकोग्राफी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ट्रैकोग्राफीय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? औसत ढाल या आपेक्षिक उच्चावच को दिखाने के लिए। आपेक्षिक उच्चावच या औसत ढाल को दिखाने के लिए ट्रैकोग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है मोर्फोग्राफिक मेथड। कौन सा? मोर्फोग्राफिक मेथड, आकृतीय विधि। इस विधि के अंतर्गत स्थलाकृतिक लक्षण से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में दृश्य भूमि का प्रदर्शन किया जाता है। जो मोर्फोग्राफिक मेथड होता है, मोर्फोग्राफिक मेथड में क्या होता है? मोर्फोग्राफिक मेथड में क्या सबसे स्पेशल बात इसकी यही है कि आप जिस आकृति को दिखाना चाहते हो, आप जिस आकृति को या आप जिस भी वस्तु को दिखाना चाहते हो, बिल्कुल ठीक उसी आकृति से मिलता जुलता डायग्राम बनाया जाता है और उससे मानचित्र में रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज डेट आप मानचित्र में एक पेड़ को दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये वास्तविक धरातल है, ये ओरिजिनल धरातल है, ये मैप है। अब आप ओरिजिनल धरातल पर यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, आपने कुएं जैसा डायग्राम बना दिया। इस कुएं के पास में यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, आपने यहाँ पर पेड़ का डायग्राम बना दिया। यहाँ पर इस कोने में एक मकान बना हुआ है, आपने यहाँ पर एक मकान बना दिया। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, इसलिए आपने एक मंदिर बना दिया। यहाँ पर आपने एक मंदिर बना दिया। तो मोर्फोग्राफिक मैप की सबसे खास बात यही है कि मोर्फोग्राफिक मैप के द्वारा जिस भी वस्तु का या जिस भी आकृति का हम मानचित्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जिस भी आकृति का या जिस भी वस्तु का या जिस भी स्थलाकृति का हम मानचित्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, उस स्थलाकृति से मिलती जुलती हम उसकी एक आकृति बनाते हैं और उसके द्वारा हम मानचित्र में रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। जैसे आपको सड़क को दिखाना है तो आप एक सड़क का डायग्राम बनाओ जहाँ पर वो सड़क दिख रही है। आपको मानचित्र में कहीं पर पेड़ दिखाना है तो आप वहाँ पर एक पेड़ का डायग्राम बना दो। आपको मानचित्र में कहीं पर मंदिर दिखाना है, एक मंदिर का डायग्राम बना दो। आपको मानचित्र में कहीं पर एक कुएं का डायग्राम बनाना है, आप एक कुएं का डायग्राम बना दो। आपको मानचित्र में कहीं पर रेलवे लाइन का रेलवे लाइन को दिखाना है तो आप मानचित्र में एक रेलवे लाइन बना दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोर्फोग्राफिक मानचित्र की सबसे खास बात है कि हमें जिस स्थलाकृति को दिखाना है बिल्कुल ठीक उसी स्थलाकृति से मिलती जुलती आकृति के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका मानचित्र में प्रदर्शन करते हैं। मोर्फोग्राफिक मेथड का सबसे पहले प्रयोग ए के लोबैक मोदे ने किया था। किसने? ए के लोबैक मोदे ने। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक स्थलाकृतिक लक्षणों के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्रों पर आधारित होता है। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह या प्रतीक स्थलाकृति लक्षण के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्रों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर मैं समझाता हूँ इस लाइन का। यदि आप मोर्फोग्राफिक मानचित्र में किसी भी स्थलाकृति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस स्थलाकृति का मानचित्र में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस कॉर्नर में ये मानचित्र है, इस कॉर्नर में आपको एक सड़क दिखानी है, आपने यहाँ पर एक सड़क का डायग्राम बना दिया, लेकिन इसका कैसा डायग्राम बनाओगे इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ जो 45 डिग्री के कोण पर लिए हुए फोटो चित्र के समान दिखाई दे। कितने? 45 डिग्री के कोण पर लिए हुए फोटो चित्र के समान। सपोज दैट आपको मानचित्र में कहीं पर एक पेड़ दिखाना है तो आप क्या करोगे, मोर्फोग्राफिक मानचित्र में आपको कोई पेड़ दिखाना है तो आप मोर्फोग्राफिक मानचित्र में क्या करेंगे, एक पेड़ का डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो जो पेड़ का डायग्राम है वो भी 45 डिग्री के एंगल पर लिए हुए फोटो चित्र के समान दिखाई देना चाहिए। आप मानचित्र में किसी लड़के का वो बना रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मोर्फोग्राफिक मानचित्र में आप किसी लड़के को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या करोगे, उस लड़के का मानचित्र में एक मिलता जुलता हुआ डायग्राम बनाओगे। ठीक है, आकृति बनाओगे। अब उसके लिए कंडीशन ये है कि उस लड़के की जो फोटो है ना वो ऐसे दिखनी चाहिए जैसे कि 45 डिग्री के एंगल पर हमने फोटो खींची है। ठीक है, ये बात हर जगह अप्लाई होगी। स्पॉट हाइट मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्पॉट हाइट कहते हैं। एक होता है स्पॉट हाइट, एक होता है बेंचमार्क। दोनों मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूँ। तल चिन्ह द्वारा दीवार, खंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह को समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। ये तो हो गया तल चिन्ह, बेंचमार्क। और मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने के लिए। अब देखो भाई साहब, दोनों में अंतर देखो। यह है हमारा क्या, ये हमारा क्या है, एक धरातल है। ठीक है, मानचित्र में धरातल के किसी भी स्थान की, सपोज दैट ये धरातल पर क्या है, एक पर्वत बना हुआ है इस तरीके से। आपको क्या करना है, इस पर्वत की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई मापनी है। हमने इस पर्वत की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई मापी, ये आई 270 मीटर। ठीक है, इसी धरातल पर एक क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। इस पेड़ पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और हमें क्या करना है, इस जो हमने निशान बनाया है इस निशान की हमें समुद्र तल से ऊंचाई मापनी है। ठीक है, दो बातें हैं। मानचित्र में धरातल पर या मानचित्र में धरातल के किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को मापने के लिए किसका, स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, स्पॉट हाइट ऑलमोस्ट, स्पॉट हाइट का प्रयोग हम ऑलमोस्ट धरातल की वास्तविक या प्राकृतिक
वस्तुओं का समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। जो स्पॉट हाइट है उसका यूज हम ऑलमोस्ट प्राकृतिक वस्तुओं की समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करने के लिए ही प्रयोग करते हैं, जबकि जो बेंच मार्क है इसका प्रयोग हम किसी दीवार, किसी मंदिर की चोटी, किसी पोल पर हमने कोई भी निशान बना लिया, किसी पेड़ पर हमने कोई निशान बना लिया, किसी पर्वत पर हमने कोई निशान बना लिया। ठीक है, ये पर्वत है, हमने यहाँ पर निशान बना लिया। तो किसी भी वस्तु के ऊपर यदि हम कोई निशान बनाकर उसकी समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करते हैं, या फिर किसी भी कृत्रिम वस्तु की हम समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करते हैं, तो उसके लिए हमें बेंच मार्क का प्रयोग करना होगा। तो स्पॉट हाइट में धरातल पर स्थित किसी भी प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक स्थलाकृति का समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करने के लिए स्पॉट हाइट का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित किसी भी कृत्रिम वस्तु या किसी भी कृत्रिम स्थलाकृति, जैसे पेड़, जैसे कोई खंभा है, कोई दीवार है, कोई टावर है, कोई मकान है, कोई पोल है, या फिर किसी भी पेड़ पर, किसी भी पर्वत पर एक चिन्ह लगाकर, और उस चिन्ह की हम यदि समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बेंच मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। और बेंच मार्क को हम BM के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? BM के द्वारा। अब देख लो भाई साहब, स्पॉट हाइट में हम क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक स्थलाकृतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बेंच मार्क में हम किसी भी कृत्रिम स्थलाकृति या कृत्रिम वस्तु का, या फिर किसी भी प्राकृतिक वस्तु पर हम कोई भी चिन्ह लगाकर उसकी समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। बेंचमार्क को BM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आकृति रेखाएं, जिसको हम फॉर्म लाइन बोलते हैं, मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, मानचित्र में समोच्च रेखाओं के बीच में खींची गई जो अनुमानित समोच्च रेखाएं, भाई दो समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं कौन सी होती हैं? समोच्च रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, आपको खुद को बताने में नहीं बताऊंगा, बाकी मैं बता देता हूँ। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती हैं। ये है समोच्च रेखा 270 मीटर ऊंची, ये समोच्च रेखा है 260 मीटर ऊंची। भाई इसके बीच में भी तो एक डिस्टेंस हो सकती है ना, 270 और 260 के बीच में तो एक डिस्टेंस हो सकती है ना। तो इस डिस्टेंस को दिखाने के लिए, दो समोच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको दिखाने के लिए, हो सकता है ये समोच्च रेखाएं 5 हो, ये समोच्च रेखा 6 हो। समोच्च रेखा कभी पॉइंटों में नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो किन्हीं दो समोच्च रेखाएं के बीच में, कोई भी समोच्च रेखाएं हो सकती हैं दो, उनके बीच में अनुमानित समोच्च रेखा या दो समोच्च रेखाओं के बीच में खींची गई एक अनुमानित समोच्च रेखा को हम आकृति रेखा कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किन्हीं दो समोच्च रेखाओं के बीच में खींची गई अनुमानित समोच्च रेखा को हम फॉर्म लाइन कहते हैं। आकृति रेखाएं दो समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित किसी बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई का मापने का प्रयोग करते हैं। भाई आपको दो समोच्च रेखाओं के बीच में कोई स्थान है और उसका आपको मापन करना है, उसकी ऊंचाई का मापन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर्म लाइन का प्रयोग करोगे। किसका? फॉर्म लाइन का। तो किन्हीं दो समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित किसी बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई का मापन करने के लिए हम फॉर्म लाइन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं समोच्च रेखाओं के बारे में, जिसको काउंटर्स बोलते हैं। समोच्च रेखाएं या काउंटर्स क्या होती हैं, इनको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको केवल समझाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ रहकर कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है।
समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र तल से जितने भी समान ऊंचाई वाले स्थान है ना, उनको मिलाने के लिए समोच्च रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि एक सबसे बेस्ट विधि है। यदि आप मानचित्र में समान ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाना चाहते हो तो उसके लिए समोच्च रेखा जो है वो एक सबसे अच्छी खासी विधि है। ठीक है। मानचित्र में पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं, जबकि इसके विपरीत कम प्रवणता वाले भागों में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखो सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ पर यदि समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में आ जाती हैं, सपोज डेट यदि समोच्च रेखाएं बिल्कुल इस तरीके से पास पास में आ रही हैं, या फिर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर में है, या फिर इस तरीके से बिल्कुल दूर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 कंडीशन बना दी, 5वीं कंडीशन बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यदि समोच्च रेखाएं इस वाली कंडीशन में है, ढाल सबसे कम है। यदि इस वाली कंडीशन में है, ढाल थोड़ा ज़्यादा है। यदि इस वाली कंडीशन में है, ढाल थोड़ा और ज़्यादा है। और यदि इस वाली कंडीशन में है तो ढाल बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे आपको समझ में आ गया हो ना कि जहाँ पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में हैं वहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच की डिस्टेंस अधिक है, जहाँ पर समोच्च रेखाएं अधिक दूरी पर है, मतलब वहाँ पर ढाल बहुत कम है। ठीक है, तो जो समोच्च रेखा जो ढाल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? समोच्च रेखाओं के बीच की डिस्टेंस पर। समोच्च रेखीय विधि के अंतर्गत विभिन्न ऊंचाई कटिबंधों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। भाई समोच्च रेखा में क्या है? समोच्च रेखा के अंतर्गत समान ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित किया जाता है। अब जरूरी थोड़ी ना कि समोच्च रेखा एक ही खींची जाएगी। भाई ये कोई स्थान है, अब यहाँ पर इतनी ऊंचाई, सपोज डेट यहाँ पर ऊंचाई 200 मीटर है, यहाँ पर 150 मीटर है, यहाँ पर 100 मीटर है और यहाँ पर 50 मीटर है। तो यदि आप 200 मीटर ऊंचाई वाले सभी स्थानों को मिलाना चाहते हो तो बीच में 150 मीटर, 190 मीटर, 170 मीटर, 180 मीटर, ऐसे बहुत सारी समोच्च रेखाएं बनेंगी, जायज़ सी बात है ना। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर का प्रयोग करते हैं। देखो समोच्च रेखाओं में सबसे नीचे नीचे बैंगनी रंग होता है, उसके ऊपर लाल होता है, फिर भूरा होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है। समोच्च रेखाओं में समोच्च रेखा में क्या होता है? सबसे नीचे हरा भाग होता है, उसके ऊपर पीला भाग होता है, फिर भूरा भाग होता है, फिर लाल भाग होता है, फिर बैंगनी भाग होता है। जो बैंगनी भाग होता है ना वो सबसे ऊंचे स्थान को रिप्रेजेंट करता है, और जो हरा भाग है वो सबसे नीचे स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। ये धरातल है, ठीक है। अब हमें धरातल से ऊपर की ओर जाना है। आप जमीन पर देखोगे, धरातल पर देखो, आपको हरियाली दिखेगी। ठीक है, तो सबसे नीचे या सबसे कम ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेंगे? फूल दिखेंगे पीले पीले। आपको घास पर थोड़े पीले पीले फूल दिखेंगे, आपको बहुत सारे पीले पीले फूल दिखेंगे। जो किस पर है? हरियाली के ऊपर। भाई हरे पौधों के ऊपर ही पीले पीले फूल आते हैं, ऐसे तो है नहीं कि चलो वैसे बिना पेड़ के फूल आ गए। और पेड़ ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पेड़ लाल रंग का हो, गुलाबी रंग का हो। पेड़ ऑलमोस्ट हरा रंग का होता है, और हरे रंग के पेड़ के ऊपर पीले रंग के फूल आ रहे हैं। तो सबसे कम ऊंचाई वाले स्थान को दिखाने के लिए हम हरे रंग का उपयोग कर रहे हैं, उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान को दिखाने के लिए हम पीले रंग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम भूरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान को दिखाने के लिए हम लाल रंग का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा खतरा है, ऊंचाई पर चले गए हम, इसलिए क्या है? थोड़ा खतरा है। आकाश आपको किस रंग का दिखाई देता है? भाई आकाश मेरे को नीला या बैंगनी रंग का दिखाई देता है। वो आकाश की तो बहुत ऊपर है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए बैंगनी या नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप आकाश को देखो, आपको आकाश बैंगनी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या है? खतरा है, खतरे को लाल रंग से दिखाई देते हैं। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए बैंगनी रंग
इसको आप आकाश से इंटरलिंक कर सकते हो कि आकाश का रंग बैंगनी कलर का है, ठीक है। इसलिए सबसे अधिक, आकाश से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर आकाश ही है। तो आकाश को दिखाने के लिए हम बैंगनी रंग का प्रयोग कर रहे हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या है, खतरा है, खतरा को लाल रंग से दिखा रहे हैं। इसलिए बैंगनी रंग के अलावा उससे कम ऊंचे स्थान को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बीच में भूरा रंग आ जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे वाले सबसे नीची ऊंचाई वाले स्थानों को दिखाने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि धरातल पर हरियाली है, हरियाली के ऊपर क्या है, पीले पीले फूल है, हर हरे पौधे के ऊपर पीला फूल आ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर की हरे रंग के अलावा उससे जस्ट ऊपर वाले समान स्थान वाले स्थानों को मिलाने वाले, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले, स्थानों को जोड़ने वाली रेखा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं समझा रहा हूँ, सबसे नीचे स्थान को मिलाने वाले, सबसे नीचे ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले स्थानों को जोड़ने के लिए हम जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, या फिर सबसे नीचे स्थान को दिखाने के लिए हम हरे रंग का प्रयोग, उससे ऊपर पीले रंग का प्रयोग, फिर भूरा, फिर लाल, फिर बैंगनी। हरा हरियाली से जोड़ दो जो सबसे नीचे रहती है, पीले कलर को आप पीले फूलों से जोड़ दो जो हरियाली के जस्ट ऊपर होता है, क्योंकि पीले फूल हरियाली या हरे पौधों के लगते हैं। फिर बीच में आप भूरा कर दो, लाल रंग से खतरा है, बैंगनी रंग आकाश का है। तो सबसे अधिक ऊंचाई बैंगनी रंग, उससे कम लाल रंग, उससे कम भूरा रंग, उससे कम पीला रंग, और सबसे कम ऊंचाई वाले स्थानों को किसके द्वारा दिखाया जाता है, हरे रंग के द्वारा। ठीक है, आगे बात अच्छे से समझ में। अब यहां पर हम बिल्कुल अलग अलग प्रकार के डायग्राम पढ़ते हैं। समुच्चय रेखाओं के द्वारा उच्चावच के लक्षणों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं शंक्वाकार पहाड़ी, जिसको हम कॉनिकल हिल बोलते हैं। भाई यहाँ पर आपको कुछ रटना नहीं है, सब कुछ मैं आपको केवल ट्रिक बाय ट्रिक अच्छे से समझा दूंगा। शंक्वाकार की पहाड़ी। अब आप ऊपर की समुच्चय रेखाओं पर ध्यान मत दो प्यारे साथियों, आपको ध्यान देना है केवल छाया पर। यहाँ पर ये क्या है, छाया है। ठीक है, हैसूर प्रणाली में छायाओं के द्वारा दिखाया जाता है। ये डैश 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 क्या है, ये हैसूर लाइन है। क्या है, हैसूर रेखाएं हैं, हैसूर विधि है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, हमने क्या कर दिया, ऊंचाई दिखा दी। यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई है, कौन सा रंग काम आएगा, यहाँ पर उससे अधिक ऊंचाई है, कौन सा रंग काम आएगा, यहाँ पर उससे अधिक ऊंचाई, कौन सा रंग काम आएगा, यहाँ पर उससे अधिक ऊंचाई, कौन सा रंग आएगा, और यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रंग काम आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, ये शंकु के आकार की पहाड़ी है, पहली बात। ये क्या है, शंकु के आकार की पहाड़ी है। ठीक है, तो शंकु के आकार की पहाड़ी नुमा आकृति, ठीक है, शंकु के आकार या शंकु के आकार को दिखाने वाली समुच्चय रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त बनाती है। कैसा वृत्त बनाती है, सकेंद्रीय वृत्त बनाती है, और लगभग समान दूरी पर खींची जाती हैं। अरे भाई, यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में जो शंकु के आकार की पहाड़ी है, इसको दिखाने के लिए समुच्चय रेखाएं क्या हैं, बिल्कुल समान दूरी पर खींची गई हैं, और यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक सकेंद्रीय वृत्त बना रही हैं। आप देख सकते हो, बिल्कुल एक सकेंद्रीय वृत्त बना रही हैं। और शंकु किस टाइप का होता है, यहाँ इस टाइप का होता है। ठीक है ना, शंकु ऐसा नहीं होता, शंकु ऐसा नहीं होता, शंकु कैसा होता है, बिल्कुल एक त्रिभुज जैसा होता है। इसके जो दोनों किनारे हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान ढाल वाले होते हैं। आप शंकु बना के देखना, उसके दोनों किनारे लगभग एक समान ढाल वाले होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, शंकु के आकार की पहाड़ी को दिखाने के लिए जो समुच्चय रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल समान अंतराल पर खींची जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर बिल्कुल सकेंद्रीय वृत्तों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, सकेंद्रीय वृत्तों का प्रयोग कर रहे हैं। समुच्चय रेखाओं का मान केंद्र की ओर बढ़ता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर देख लो आप, ये क्या है, 400 मीटर ऊंचाई वाला स्थान, ये क्या है, 300 मीटर ऊंचाई वाला,
ये क्या है 200 मीटर ऊंचाई वाला, और ये क्या है 100 मीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, तो ये क्या है जो केंद्र का वृत्त है उसकी वैल्यू कितनी है 400 मीटर, और जो परिधि वाला गोला है उसकी वैल्यू कितनी है 100 मीटर। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि शंकु के आकार की पहाड़ी को दिखाने के लिए या शंकु आकार की पहाड़ी को दिखाने के लिए जो सेकेंडरी वर्त है उसकी वैल्यू परिधि से केंद्र की ओर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो शंकु के आकार की, शंकु का आप मानचित्र अपने दिमाग में याद कर लो। इसकी एक स्पेशल बात ये याद कर लो कि शंकु के आकार की पहाड़ी का जो दोनों किनारे हैं वो समान ढाल वाले होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट समान ढाल वाले हैं मतलब समोच्च रेखाएं समान डिस्टेंस पर खींची गई हैं। समान डिस्टेंस है मतलब यहाँ पर जो वर्त बन रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल सेकेंद्रीय है। सेकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है वर्त बिल्कुल एक गोला है, बिल्कुल एक सर्किल है। दूसरा अंतर, प्रत्येक वर्त के बीच में समान डिस्टेंस है। सेकेंडरी वर्त का मतलब होता है कि जितने भी गोले खींचे जा रहे हैं वो सारे के सारे समान अंतराल पर खींचे जा रहे हैं। जैसे ये गोला, फिर उसके बाद ये गोला, फिर ये गोला, फिर ये गोला, ऐसे समान अंतर पर, समान अंतराल पर ये गोले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और समुच्च रेखाओं का या सेकेंद्रीय गोलों का जो मान है वो परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ज्वालामुखी पहाड़ी, ज्वालामुखी की जो पहाड़ी है ना वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, यह भी एक शंकु के आकार की पहाड़ी के समान है, लेकिन इससे शिखर पर विवर पाया जाता है। जो इसका शिखर है ना, शिखर का मतलब होता है इसका जो ऊपर का भाग है। देखो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है कि विवर पाया जा रहा है। ठीक है, ये एक विवर है। तो जो ज्वालामुखी पहाड़ी है ये बिल्कुल एक शंकु के आकार की पहाड़ी है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि शंकु आकार की पहाड़ी का जो शीर्ष है बिल्कुल नुकीला है, लेकिन जो ज्वालामुखी पहाड़ी है उसका जो शीर्ष है वो क्या है, वहाँ पर एक वीवर है, वहाँ पर एक खड्डा है, वहाँ पर एक गर्त है। ठीक है, इसको दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं भी लगभग सेकेंद्रीय वर्त बनाती हैं, और समोच्च रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग बराबर होती है। साथ ही साथ उनका मान केंद्र की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन शिखर पर विवर के कारण एक या दो रेखाओं का मान घट जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो प्यारे साथियों, ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम को दिखाता हूँ। देखो जो ज्वालामुखी पहाड़ियाँ हैं उसका यदि आप समोच्च रेखा मानचित्र बनाओगे तो यहाँ पर तो क्या है प्यारे साथियों, देखो इस वाले एरिया तक तो क्या है, समोच्च रेखाओं का जो मान है वो बिल्कुल समान तरीके से बढ़ेगा, मतलब समोच्च रेखाओं के बीच की डिस्टेंस वो लगभग बराबर होगी। इस वाले एरिया में क्या आएगा, समोच्च रेखाओं का मान है जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन इस वाले मान में आकर क्या होगा, समोच्च रेखाओं का मान घट जाएगा। देखो भाई साहब यहाँ पर मान घट गया है ना, तो ये बात ध्यान रखना कि ज्वालामुखी आकार की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनका जो शीर्ष हैं, उनके जो किनारे हैं, किनारे वालों भागों में जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो समान डिस्टेंस पर खींची जाती हैं, लेकिन जो शिखर भाग है, जो ऊपर का भाग है, वहाँ पर किनारे वाले भागों में समोच्च रेखाएं समान डिस्टेंस पर होती हैं, लेकिन गर्त वाले भाग में क्या होती हैं, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ज्वालामुखी आकार की पहाड़ी है उसके शीर्ष भाग में समोच्च रेखाओं की जो बीच की डिस्टेंस है वो अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, इस वाले भाग में क्या हो जाती है, समोच्च रेखाओं के बीच की डिस्टेंस अव्यवस्थित हो जाती है। तो आप याद रख सकते हो कि ज्वालामुखी आकार की पहाड़ियों का शीर्ष भाग है, वहाँ पर समोच्च रेखाओं की डिस्टेंस है, जो समोच्च रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, आप जब किनारों से चलोगे तो बिल्कुल शिखर तक जाओगे, वहाँ तक आपको क्या होगा, सेकेंडरी वर्तों का मान बढ़ता जाएगा। क्या होगा कि जब आप ज्वालामुखी आकार की पहाड़ी में बिल्कुल किनारे से ऊपर चोटी की ओर जाओगे, शिखर की ओर जाओगे, तो सेकेंडरी वर्तों का मान, समोच्च रेखाओं का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन शिखर पर विवर होने की वजह से, शिखर पर गर्त होने की वजह से समोच्च रेखाओं का मान अचानक थोड़ा बहुत एक या दो समोच्च रेखा के रूप में नीचे गिर जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान क्या रखना है कि ज्वालामुखी पहाड़ी या फिर शंक्वाकार पहाड़ी, दोनों के किनारों पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान अंतराल पर खींची जाती हैं।
इसके अलावा ज्वालामुखी आकार की पहाड़ी है, वहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी आकार की जो पहाड़ी है उसके शीर्ष भाग में समोच्च रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी अव्यवस्थित हो जाती है दोनों में। ठीक है, ध्यान रखना, जो शंक्वाकार की पहाड़ी है उसमें जब आप परिधि से केंद्र की ओर जाओगे, आप किनारे से बिल्कुल अंदर की ओर जाओगे, ऊंचाई की ओर जाओगे, शीर्ष की ओर जाओगे, तो सेकेंद्रीय वर्तों का मान बढ़ता जाता है। लेकिन ज्वालामुखी पहाड़ी में क्या होता है कि जब आप किनारे से शीर्ष की ओर जाओगे, आप नीचे के धरातल से, यहाँ से आप, या फिर आप परिधि से ऊपर शीर्ष की ओर जाओगे, तो किनारे वाले भागों में समोच्च रेखाओं के बीच की डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगी। लेकिन शिखर पर क्या है, एक गर्त बना हुआ है, एक वीवर बना हुआ है, यहाँ पर समोच्च रेखाओं का मान है जो घट जाएगा, जो सामान्यतः लगभग 1 या 2 समोच्च रेखा ही घटता है, ज़्यादा नहीं घटता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ज्वालामुखी पहाड़ियों या फिर शंक्वाकार पहाड़ी। ज्वालामुखी पहाड़ी में क्या है कि जब आप, दोबारा से मैं बता देता हूँ, ज्वालामुखी पहाड़ी में जब आप किनारे से या किनारे से शीर्ष की ओर जाओगे तो समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान अंतराल पर होंगी। लेकिन शीर्ष भाग में जाकर क्या होता है, विवर के कारण, गर्त के कारण समोच्च रेखाओं का मान 1 या 2 नीचे गिर जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत और शंक्वाकार पहाड़ी, वोल्केनिक हिल और जो कोनिकल हिल है, इन दोनों की जो हेसुर प्रणाली या समोच्च रेखाओं के द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोनों में केवल एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो ज्वालामुखी के द्वारा जो पहाड़ियाँ बनती हैं और उसमें हम उनका जो समोच्च रेखीय डायग्राम बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम परिधि या किनारे से अंदर की ओर, केंद्र की ओर चलते हैं, तो शंक्वाकार पहाड़ी में क्या होता है कि सेकेंद्रीय वृत्तों का जो मान है वो बढ़ता जाता है। लेकिन शंक्वाकार पहाड़ी में क्या होता है कि केंद्र से, परिधि से केंद्र की ओर जाने पर जो समोच्च रेखाओं का या सेकेंद्रीय वृत्तों का जो मान है वो बढ़ता जाता है। लेकिन बिल्कुल सेंटर, केंद्र में जाने पर वहाँ पर क्या होता है, वीवर उपलब्ध होता है, वहाँ पर क्या होता है, वीवर उपस्थित होता है। और उस वीवर की वजह से क्या होता है प्यारे साथियों, समोच्च रेखाओं या सेकेंद्रीय वृत्तों का जो मान है वो घट जाता है। अब हम पढ़ते हैं पठार के बारे में, प्लेट्यू। देखो यहाँ पर आपको रटना कुछ नहीं है, केवल आपको माइंड में डायग्राम सेट होना चाहिए कि पठार का डायग्राम किस टाइप से बनता है। देखो आपने लाइफ में देखा होगा कि पठार का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे? कुछ इस तरीके से। तो पठार के डायग्राम, किस डायग्राम के मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम की आप विशेषताएं बताएं, केवल ये पठार का डायग्राम, इसकी विशेषताएं बताएं, तो आप विशेषता क्या बताओगे कि इसके जो दोनों किनारे हैं, ठीक है, ये पठार है, इसके जो दोनों किनारे हैं वो क्या है, ढलान वाले हैं, तीव्र ढलान वाले हैं, दोनों किनारों पर ढलान है। लेकिन इसका जो बीच का भाग है वो क्या है, एक बिल्कुल सपाट शीर्ष भाग है, बिल्कुल एक समतल मैदान है। ठीक है भाई, पठार का डायग्राम कैसे बनता है, पठार का डायग्राम में दोनों किनारे क्या होता है, ढलान वाले होते हैं, और इसका जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, एक समतल मैदानी भाग होता है। अब यहाँ पर किस तरीके से समोच्च रेखाएं बनती हैं ये मैं समझा देता हूँ। पठार को प्रदर्शित करने वाले समोच्च रेखाएं किनारे वाले भाग पर बिल्कुल पास पास में होती हैं। भाई ये हमने क्या बनाया, एक पठार का समोच्च रेखीय डायग्राम बनाया। अब इसके जो किनारे वाले भाग हैं, यहाँ पर क्या है, ढलान बहुत तेज है। किनारे वालों भाग में क्या होता है, तीव्र ढलान होता है, और तीव्र ढलान होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती हैं। और यहाँ ये जो बीच का इनका सेंटर भाग है, जिसको हम मध्यवर्ती भाग बोलते हैं, दोनों किनारों का जो बीच का भाग है जिसको हम पठारी भाग बोलते हैं, पर या मैदानी भाग बोल सकते हैं, ये क्या है, एक बिल्कुल समतल मैदान है। तो यहाँ पर क्या है, समोच्च रेखाएं बहुत दूर दूर हैं, मतलब बहुत ही दूर दूर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो समोच्च रेखाएं, यदि आप पठार का समोच्च रेखी डायग्राम बनाओगे तो इसके किनारे वाले भाग पर आपको बिल्कुल पास पास में समोच्च रेखाएं बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीव्र ढाल होता है, और जो बीच का भाग है वहाँ पर समोच्च रेखाओं का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल कम पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बीच का भाग होता है जो बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल समतलीय भाग होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कटक की। देखो कटक में आपको याद नहीं करना कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। कटक कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनता है। कटक को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं अंडाकार होती हैं। आपको यहाँ पर कुछ कुछ बातें याद करनी है। कटक में जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो अंडे के आकार की होती हैं।
कटक को दीर्घ वृत्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कटक के संबंध में आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, कटक में जो समोच्च रेखाएं होती है वो एक तो अंडाकार होती हैं, दूसरा कटक को दीर्घ वृत्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। अब हम बात करें वी आकार की घाटी। देखो, वी आकार की घाटी में जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो कैसी बनती हैं? उल्टे वी आकार की बनती हैं। देखो, उल्टे वी आकार की बन गई समोच्च रेखाएं, ठीक है। कैसी बन रही है? उल्टे वी आकार की बन रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वी आकार की घाटी का रियल डायग्राम था, और यहाँ पर देखो ये वी आकार की घाटी का रियल डायग्राम, यहाँ पर क्या है? उल्टी समोच्च रेखाएं बन रही हैं। तो जो वी आकार की घाटी है उसमें जो समोच्च रेखीय डायग्राम है वो कैसा बनता है? बिल्कुल उल्टे वी आकार का बनता है, ठीक है। गार्ज की स्थिति में समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती है, लेकिन ये समोच्च रेखाएं काफ़ी निकट अथवा मिली हुई होती हैं। गार्ज में समोच्च रेखाएं होती है बिल्कुल वही उल्टे वी आकार की या उल्टे यू आकार की आकृति में होती हैं, लेकिन गार्ज का जो किनारा वाला भाग होता है वो क्या होता है? बिल्कुल खड़ा होता है। भाई, वी आकार की घाटी में इस टाइप से होता है, लेकिन जो गॉर्ज होता है उसमें बिल्कुल इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी उल्टे वी आकार की बनेगा, यहाँ पर भी उल्टे वी आकार का। यहाँ पर जो समोच्च रेखाएं हैं बिल्कुल कम डिस्टेंस पर होती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पर नहीं होती, लेकिन एक कम डिस्टेंस पर समान अंतराल पर होती है। और इसमें गॉर्ज में क्या होती है? समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती हैं। अंतःपरिशिष्ट, इसमें भी समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती हैं। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ जहाँ पर गर्त बनता है ना, यदि आप एक ऐसी टोपोग्राफी का समोच्च रेखीय मानचित्र बनाने जा रहे हो जिसमें आप गर्त का मानचित्र बना रहे हो, खड्डे का मानचित्र बना रहे हो, ठीक है, तो उसका समोच्च रेखीय डायग्राम सदा उल्टा बनेगा, ठीक है। चाहे वो उल्टे वी आकार की घाटी हो, चाहे वो उल्टे यू आकार की घाटी हो, और चाहे वो गार्ज हो। अब यू आकार की घाटी, तो यू आकार की घाटी में उल्टी यू के आकार का बनेगा। निलंबित घाटी, मुख्य हिमनद के सहायक हिमनद की अपेक्षा बर्फ की मात्रा अधिक होती है, अतः अपरदन के कारण सहायक हिमनद की तुलना में मुख्य हिमनद अपनी घाटी को अधिक गहरा बना लेता है। सहायक हिमनद का बर्फ या जल प्रपात के रूप में मुख्य हिमनद से या मुख्य हिमनद में गिरता है, अतः सहायक हिमनद को ऐसी घाटी को निलंबी घाटी कहते हैं, ठीक है। निलंबी घाटी आपको पता होगा, जिसको हम लटकती हुई घाटी भी कहते हैं। जो मैं जियोमॉर्फोलॉजी में जब आपको टोपोग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है समान ढाल और असमान ढाल। देखो, समान ढाल असमान ढाल दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। समान ढाल में क्या होती है? समोच्च रेखाएं बिल्कुल क्या होती हैं? समान अंतराल पर होती हैं, ठीक है। क्या होती है? बिल्कुल समान अंतराल पर होती है। समान ढाल में समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान अंतराल पर है। असमान ढाल में क्या होती हैं? असमान ढाल में समोच्च रेखाएं बिल्कुल असमान तरीके से होती हैं। जहाँ पर बिल्कुल तीव्र ढाल है वहाँ समोच्च रेखाएं पास पास हो जाएंगी, जहाँ पर ढाल कम है वहाँ समोच्च रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी। तो समान ढाल वाली यदि आप टोपोग्राफी का समोच्च रेखीय डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पर क्या होगा? समान समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान डिस्टेंस पर खींची जाएंगी। और यदि आप असमान ढाल वाली टोपोग्राफी का आप समोच्च रेखीय डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर समोच्च रेखाएं वो बिल्कुल असमान अंतराल के अकॉर्डिंग होगी। जहाँ पर तीव्र ढाल होगा वहाँ पर पास पास होंगी, जहाँ पर बहुत धीमा ढाल होगा वहाँ दूर दूर होंगी। सिड्डीदार सोपानी ढाल, देखो यहाँ पर ट्रेस जो स्लोप है उसमें आपको ध्यान में रखना है, सिड्डी के आकार की है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात है जिसको मैं समझा भी दूंगा और आपको रटा भी दूंगा। देखो यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, मानचित्र में ढालों को प्रदर्शित करने के लिए दो दो समोच्च रेखाओं के जोड़े इस प्रकार होते हैं। देखो यहाँ पर दो दो जोड़े हैं, ठीक है, कि इनके बीच की दूरी परस्पर कम एवं समान रहती है, लेकिन दो समोच्च रेखाओं के जोड़ों के बीच की डिस्टेंस है वो दूर रहती है। भाई, आप सिड्डी कैसे बनाते हो? आप अपने मकान में देखना, सिड्डी बिल्कुल इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो अब देखो, एक समोच्च रेखा है तो यहाँ पर यह बन गई, कौन सी बन गई? ये बन गई। एक समोच्च रेखा ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, इसी तरीके से एक ये बन गई। तो यहाँ पर क्या है? ये जो समोच्च रेखाओं के बीच को ढालन ये तो ऑलवेज बिल्कुल बराबर होगा और एक जोड़े के रूप में होगा, ठीक है। तो जब सिड्डी नुमा ढाल का आप समोच्च रेखीय डायग्राम बनाओगे तो उसमें क्या होती हैं? दो समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान दूरी पर जोड़े के रूप में होती हैं, ठीक है। जैसे ये समोच्च रेखा, ये समोच्च, ये समोच्च रेखा, ये समोच्च रेखा, ये समोच्च रेखा, ये समोच्च रेखा, तो दो दो समोच्च रेखाएं आपस में बिल्कुल समान दूरी पर जोड़े के रूप में होंगी। और इन प्रत्येक जोड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी?
असमान होगी और दूर दूर होगी। असमान तो नहीं कह सकते, बाकी दूर दूर होगी, और असमान भी हो सकती है, बाकी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा यदि आप टोपोग्राफी का समुच्चय रेखीय डायग्राम बनाओगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि समुच्चय रेखाएं क्या होती हैं, इसमें दो दो समुच्चय रेखाओं का जोड़ा होता है। जो जोड़ा है वो बिल्कुल समान डिस्टेंस पर होता है, समान अंतराल पर होता है, लेकिन दो जोड़ों के जो बीच की डिस्टेंस है वो अधिक होती है। ठीक है, जोड़े की समुच्चय रेखाओं की तुलना में दो जोड़ों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद होता है उत्तल ढाल अवतल ढाल। देखो यहाँ पर मैं दोनों को आपको समझा देता हूँ। हमने ये दो डायग्राम बना लिए, ठीक है, एक में हम उत्तल ढाल दिखाएंगे। उत्तल ढाल कैसे बनता है, ऐसे बनता है उत्तल ढाल। अवतल ढाल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया अवतल ढाल और ये हो गया उत्तल ढाल। ठीक है, अब अवतल ढाल उत्तल ढाल दोनों को समझाता हूँ मैं। ये देखो, अब यहाँ पर देखो, इसमें जो उत्तल ढाल है उसमें क्या होता है, बिल्कुल नीचे वाले भाग में तीव्र ढाल होता है। उत्तल ढाल में आप जब भी उत्तल ढाल का डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाओगे। तो इसमें जो परिधि वाला भाग है या जो किनारे वाला भाग है वहाँ पर क्या होता है, ढाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर समुच्चय रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती है, क्योंकि समुच्चय रेखाएं वहाँ पर पास पास होती है जहाँ पर ढाल तीव्र होता है। जबकि उत्तर ढाल में शीर्ष भाग पर समुच्चय रेखाएं बहुत डिस्टेंस पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ढाल कम होता है। अवतल ढाल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर समुच्चय रेखाएं शीर्ष में बिल्कुल पास पास में होती है, लेकिन किनारे वाले भाग में बिल्कुल दूर दूर होती हैं। ठीक है, क्योंकि अवतल ढाल में क्या होगा, डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर ढाल तीव्र होगा, यहाँ पर ढाल तीव्र होने की वजह से समुच्चय रेखाएं यहाँ पर पास पास होंगी। जबकि ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर ढाल कम होगा, इसलिए यहाँ पर समुच्चय रेखाएं अधिक डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है, तो ये अवतल ढाल उत्तल ढाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भृंगु या क्लिफ की। किसी समुद्र तट के सहारे स्थित चट्टान का लंबवत ढाल वाला किनारा भृंगु कहलाता है। समुद्री क्लिफ को प्रदर्शित करने वाली समुच्चय रेखाएं एक किनारे पर आपस में मिली हुई होती हैं। भृंगु या क्लिफ को दिखाने वाली समुच्चय रेखी डायग्राम में जो समुच्चय रेखाएं होती हैं वो एक किनारे पर आपस में मिली हुई होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्लिफ वाले डायग्राम में जो समुच्चय रेखाएं हैं वो बिल्कुल इस किनारे पर क्या हैं, आपस में मिली हुई हैं। कगार किसी कटक अथवा पहाड़ी का खड़ा या समान रूप से तेज ढाल वाला किनारा कगार कहलाता है। कगार दिखाने वाली समुच्चय रेखाएं अपेक्षाकृत पास पास में होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। जहाँ पर ढाल तीव्र होता है वहाँ पर समुच्चय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कम होती है, जहाँ पर ढाल अधिक होता है वहाँ पर समुच्चय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कम होती है। उसके बाद जलप्रपात वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है, बिल्कुल खड़ा गिरता है। भाई जलप्रपात कैसे होता है, जलप्रपात बिल्कुल इस तरीके से गिरता है नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल तीव्र ढाल वाला है। आपने जलप्रपात कभी ऐसे नहीं गिरता हुआ देखा होगा। जलप्रपात बिल्कुल ऐसे गिरता है, बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है जलप्रपात। इसलिए जहाँ पर जलप्रपात की स्थिति बनती है वहाँ पर समुच्चय रेखाएं क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल पास पास में होती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये समुच्चय रेखाएं आपस में मिली हुई हो। और ये क्यों लगता है, क्योंकि जलप्रपात जहाँ पर गिरता है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है। जलप्रपात में जल सदैव इस तरीके से गिरता है। ठीक है, तो ये क्या है, 90 डिग्री वाली सिचुएशन है। इसलिए इस वाले भाग में समुच्चय रेखाएं क्या होती हैं, बिल्कुल आपस में पास पास में होती हैं, सटी हुई होती हैं, ऐसा लगता है कि ये आपस में मिली हुई हो। झील किसी झील या गर्त को बंद वर्ताकार समुच्चय रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। ये बात ध्यान रखना आपको, किसी भी झील को या गर्त को दिखाने के लिए बंद वर्ताकार समुच्चय रेखाओं का डायग्राम बनाया जाता है। समुच्चय रेखाओं का मान केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। यदि आप किसी भी झील को दिखाना चाहते हो या किसी गर्त को दिखाना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको वर्ताकार समुच्चय रेखाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ताकार समुच्चय रेखाओं के द्वारा आप किसी भी झील को या गर्त को दिखा सकते हो। दूसरी सबसे खास बात, समुच्चय रेखाओं का मान है जो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है।
उसके बाद टेकरी युक्त मैदान। टेकरी युक्त मैदान में टेकरी को दिखाने के लिए दूर दूर बनी समोच्च रेखाओं के बीच में वर्ताकार बंद समोच्च रेखाएं खींची जाती है। जो टेकरी युक्त मैदान है, मैदानी भाग है, यदि कोई भी समतल मैदानी भाग है वहाँ पर क्या ढाल बिल्कुल नामात्र है, इसलिए समोच्च रेखाएं अधिक दूरी पर होंगी। लेकिन टेकरी युक्त मैदान में यदि आपको टेकरी को दिखाना है, आपको ऊपर उठे हुए भाग को दिखाना है, तो उसके लिए आपको बंद वर्ताकार समोच्च रेखाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो टेकरी युक्त मैदान में टेकरी को दिखाने के लिए बंद वर्ताकार समोच्च रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ढाल विश्लेषण की विधियों के बारे में बता दूं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, 99% चांस है नेट जेआरएफ के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने का, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लेना। आपेक्षिक उच्चावच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि GH स्मिथ की विधि है, औसत ढाल जो कि रेंज व हेनरी की विधि है, कोणीय ढाल जो कि वेंटवर्थ की विधि है। ठीक है, तो ढाल का विश्लेषण करने के लिए टोटल 3 विधियाँ हैं। पहला आपेक्षिक उच्चावच विधि जो कि GH स्मिथ की विधि है, दूसरा औसत ढाल विधि जो कि रेंज व हेनरी की है, और तीसरा कोणीय ढाल विधि जो कि वेंटवर्थ का है। तो कोणीय ढाल विधि वेंटवर्थ का है, औसत ढाल रेंज हेनरी का है, और आपेक्षिक उच्चावच GH स्मिथ का है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ढाल को दिखाने के लिए 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक उच्चावच GH स्मिथ, औसत ढाल रेंज हेनरी, और कोणीय ढाल वेंटवर्थ। कोणीय ढाल किसका है? वेंटवर्थ का है। ठीक है, तो ये तीनों विधियां भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ढाल विश्लेषण की आपेक्षिक विधि GH स्मिथ की है, औसत ढाल विधि रेंज हेनरी की है, कोणीय ढाल विधि वेंटवर्थ की है। एंड रेगुलर, एंगुलर, एवरेज और रिलेटिव रिलीफ। आपेक्षिक उच्चावच GH स्मिथ, औसत ढाल एवरेज स्लोप रेंज हेनरी, और कोणीय ढाल एंगुलर स्लोप जो कि वेंटवर्थ की विधि है। तो इस तरीके से हमने ये उच्चावच वाला पढ़ लिया। लगभग कार्टोग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है जियो स्टैटिकल वाला और जियो टेक्निकल वाला पोर्शन, जिसको मैं कल की एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। कल की नहीं, आज ही एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।